मिस्टर अडानी 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 मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स में उद्योगपतियों को टारगेट करना आम बात हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम अडानी और उनका ग्रुप। विदेश का कोई सोरोस समर्थित एनजीओ रिपोर्ट छापता है और हमारा विपक्ष और लिबरल इकोसिस्टम उसे हथियार बनाकर अडानी को टारगेट करता है। लेकिन दोस्तों, अडानी तो नया शिकार है। तकरीबन 2 दशक से भी ज्यादा समय से अनिल अग्रवाल और वेदांता समूह को टारगेट किया जा रहा है, चाहे फिर वो तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर प्लांट हो या फिर ओडिशा में बॉक्साइट माइनिंग प्लांट। हर बार वेदांता के प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ अड़ंगा लग ही जाता है, या फिर कहें कि लगाया जाता है। लेकिन इस अड़ंगे के तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज का वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। समय नहीं है तो बुक मार्क या सेव कर लीजिए। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे अपने हितों की सुरक्षा के लिए कुछ लोगों ने और संस्थाओं ने वेदांता को कैसे टारगेट किया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक रीसेंट न्यूज रिपोर्ट से। 20 दिसंबर 2024 को INTUC नामक एक यूनियन ने तमिलनाडु में प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि थुत्तुकुड़ी में स्टरलाइट कॉपर प्लांट को वापस शुरू किया जाए। INTUC के अध्यक्ष कथिरवाल के मुताबिक इस प्लांट को बंद करने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर और लोगों के सामाजिक आर्थिक हालात प्रभावित हुए हैं। आपको बता दूं, स्टरलाइट कॉपर प्लांट वेदांता लिमिटेड का है। साल 1997 से शुरू हुआ यह प्लांट आगे बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख बिंदु बनकर उभरा। आपको बता दूं, किसी भी देश के लिए जो इंडस्ट्रियल पावर हब बनना चाहता है, उसके लिए कॉपर बहुत जरूरी होता है। मैं कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इतना अवश्य मैंने पढ़ा है कि स्टील और एल्यूमिनियम के बाद कॉपर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंडस्ट्रियल मेटल है। देश के लगभग 40% कॉपर की ज़रूरत वेदांता के तमिलनाडु में इस प्लांट से पूरी हो रही थी। और वित्त वर्ष 2017-18 तक भारत दुनिया के टॉप 5 कॉपर एक्सपोर्टर्स में शामिल था। लेकिन ये सब कुछ साल 2018 में बदल गया। मई 2018 में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने कॉपर प्लांट को बंद करने का फैसला लिया। कई वर्षों से इस प्लांट पर प्रदूषण फैलाने के आरोप लग रहे थे, जिससे क्षेत्र के लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी। ऐसे कई दावे किए गए। साल 2010 में मद्रास हाईकोर्ट ने प्लांट को पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए बंद करने का आदेश दिया था। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर प्लांट मालिकों पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना और इसे वापस शुरू करने का फैसला दिया। हालांकि वर्षों तक इसके खिलाफ थुत्तुकुड़ी में एक माहौल बनाया गया। कई यूनियन, एक्टिविस्ट, चर्च और इंटेलेक्चुअल टाइप के व्यक्तियों ने स्थानीय नागरिकों को भड़काया। साल 2018 में हिंसा हुई, पुलिस ने एक्शन भी लिया और जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान देश को हुआ। जहां पहले हम कॉपर के टॉप एक्सपोर्टर्स में थे, स्टरलाइट कॉपर प्लांट के बंद होने से उल्टा अब हम कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं। कई ऐसे खबरें भी आई हैं कि इस पूरे प्रकरण में विदेशी ताकतों का हाथ था। ये बात तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने भी 2023 में कही थी कि एंटी स्टरलाइट प्रोटेस्ट फॉरेन फंडेड थे। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल ही भारतीय सरकार ने संसद में बताया था कि एंटी स्टरलाइट प्रोटेस्ट को हवा देने वाला NGO दी अदर मीडिया वो जांच के घेरे में है। किस लिए? FCRA वायलेशन के लिए, यानी कि विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी। आजकल विदेशी फंडिंग एक ऐसा मामला है जिसे सुन के सबके कान खड़े हो जाते हैं। तो जनरली आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि विदेश से कौन स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने के लिए फंड दे रहा था। द कम्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक NGO दी अदर मीडिया को वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर क्रिश्चियन कम्युनिकेशन कैनेडा, क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया, कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट एड और त्रोकेयर, जो आयरलैंड के कैथोलिक चर्च से जुड़ी हुई है। इतनी सारी संस्थाएं स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करवाने वाली NGO को फंड क्यों कर रही थी? क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? ये सवाल आप याद रखिए, आगे की कहानी में शायद इसका जवाब आपको मिल जाए। वेदांता का तमिलनाडु में कॉपर प्लांट आज बंद पड़ा है। आज भी कई लोग मांग कर रहे हैं कि इसे वापस खोला जाए। इसमें पूर्व कर्मचारी भी शामिल है जो इतने साल से बेरोजगार हैं। अब आइए कहानी के दूसरे भाग में। साल 2018 से थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2007 की बात है। वेदांता ने ओडिशा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के लांजेगढ़ में एल्यूमिनियम रिफाइनरी की शुरुआत की। आपको बता दूं, एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए सबसे जरूरी बॉक्साइट होता है। लांजेगढ़ में ही नियमगिरी हिल्स नामक एक जगह है जहां पर कहा जाता है कि प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट रिजर्व्स मौजूद हैं। वेदांता ने ओडिशा सरकार के साथ करार किया ताकि नियमगिरी हिल्स पर बॉक्साइट माइनिंग की जा सके। सोचिए ये कितना फायदेमंद होता, ना कोई इंपोर्ट कॉस्ट, ना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा। हालांकि नियमगिरी में रह रहे आदिवासी समाज को लगा कि इससे उनके कल्चर और क्षेत्र को नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद एक बार फिर एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल टाइप के व्यक्ति स्पॉट पर सक्रिय हो गए। प्रदर्शन हुए, मांग हुई कि वेदांता अपनी माइन और रिफाइनरी क्षेत्र से हटा दे। लेकिन बात इससे और कहीं अधिक आगे बढ़ने वाली थी। आपको बता दूं कि वेदांता लिमिटेड, जिसका प्लांट ओडिशा में था, इसकी पेरेंट कंपनी
नहीं, दरअसल वेदांता रिसोर्सेज है, इसके मालिक भी अनिल अग्रवाल ही हैं, लेकिन ये यूके बेस्ड और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। साल 2007 के समय में कई बड़ी संस्थाओं के वेदांता रिसोर्सेज में स्टेक थी, इसके शेयर थे, जैसे कि नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड। इंडिया में वेदांता की खबर से नॉर्वे के इस गवर्नमेंट पेंशन फंड ने अचानक एक रिपोर्ट बनवाई, जिसमें नियमगिरी हिल्स में माइनिंग, लांजीगढ़ रिफाइनरी की बात लिखी हुई थी कि इन प्रोजेक्ट में एनवायरमेंटल डैमेज और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हुए। मजेदार बात यह है कि इस रिपोर्ट में थुत्तुकुड़ी के स्टरलाइट कॉपर प्लांट की भी बात की गई थी। ये रिपोर्ट आई, फिर नॉर्वे सरकार ने फैसला लिया और गवर्नमेंट पेंशन फंड ने वेदांता में अपना स्टेक बेच दिया, जो कंपनी के टोटल वर्थ का 0.16% था। जरा सोचिए, 0.16% की हिस्सेदारी के लिए नॉर्वे गवर्नमेंट के एक फंड को ये सब करना पड़ा। लेकिन अब एक और एंगल से देखते हैं। वेदांता अगर नियमगिरी में बॉक्साइट माइनिंग शुरू करके अपने लांजीगढ़ रिफाइनरी को सप्लाई करता तो एल्यूमिनियम उत्पादन में कई फॉरेन कंपनीज को ये पीछे छोड़ देता, और खुद नॉर्वे की सरकारी कंपनी नॉर्थ हाइड्रो एएसए जो खुद एल्यूमिनियम बनाती है, उसे ये कंपटीशन देता। तो क्या उसे कंपटीशन से बचाए रखने के लिए नॉर्वे की सरकार ने ये सब किया? तो एक बार अब नॉर्वे सरकार ने जो है फैसला लिया, तो धीरे धीरे इसका असर वेदांता के बाकी स्टेक होल्डर्स पर भी पड़ा और इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू कर दी, जैसे कि चर्च ऑफ इंग्लैंड। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ओडिशा में वेदांता के प्रोजेक्ट पर नॉर्वे से प्रोपेगेंडा फैलाया गया और चर्च से इसे समर्थन मिला, जैसे कि स्टरलाइट कॉपर प्लांट के केस में हुआ था। अब यहाँ पर एक ऐसा नाम है जो बार बार हमारी खोजबीन में आ ही जाता है, एरिक सोलेम, जो नॉर्वे के फॉर्मर डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन रह चुके हैं। श्रीलंका के मामलों में एक्सपर्ट माने जाते हैं, वहाँ के तमिल कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी इन्वॉल्व भी थे। साल 2016 से साल 2018 तक यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे। अगर प्रेजेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट इश्यूज में इन्हें ग्लोबल वॉइस माना जाता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब वेदांता पर नॉर्वे पेंशन फंड की रिपोर्ट आई तो वे मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट थे और 2007 में ही इन्हें नॉर्वे का एनवायरनमेंट मिनिस्टर ही बना दिया गया। और बात यह है कि शायद इत्तेफाकी से समझा जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस, कि स्टरलाइट कॉपर प्लांट के बंद होने के समय यही एरिक सोलेम भारत यात्रा पर थे। नॉर्वे से अब आते हैं इंडिया। वेदांता को बॉक्साइट माइनिंग के लिए सारी जरूरी क्लियरेंस मिल गई थी, बस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आखिरी रोड़ा था। लेकिन साल 2010 में इस विभाग के मंत्री जयराम रमेश ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दिया और फिर 2 दिन बाद राहुल गांधी ने लांजीगढ़ का दौरा किया और छाती ठोक कर कहा कि वेदांता का प्रोजेक्ट यहाँ नहीं चलेगा। बाद में इस प्रोजेक्ट पर भी ताला लग गया। जरा सोचिए, अगर ये प्रोजेक्ट आज होता तो भारतीय अर्थव्यवस्था और खासकर उड़ीसा के लिए कितना फायदेमंद होता। अगर आप नजर डालेंगे तो बीते वर्षों में वेदांता के हर प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाया गया है और इसका नुकसान सिर्फ देश को हुआ है। साल 2014 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे फॉरेन फंडेड एनजीओ और एक्टिविस्ट अक्सर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को अपने एक्टिविज्म से टारगेट करते हैं। आज तमिलनाडु में स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि स्टरलाइट प्लांट वापस खोला जाए क्योंकि उनका रोजगार छिन गया है, लेकिन एक्टिविस्ट और एनजीओ वालों का उनकी फिक्र नहीं। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो एक बार फिर से भारतीय उद्योग और उद्योगपतियों को टारगेट कर रहे हैं और इनके रिमोट संचालकों का एक ही मकसद है, भारत की उभरती अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना।